Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 128। जब 128 अपनी शर्ट उतारो। उसके बाद अर्जुन एक भयानक हंसी हंसना है और बोलता है, तुम्हें पता है, जब अल्पेश ने मदन और उसकी वाइफ को इस बारे में बताया था तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वह डर व तकलीफ में भी उनकी आंखों में देखी। पर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उसे वक्त मुझे कितनी खुशी महसूस हुई थी। उसे तकलीफ को मैं उनकी आंखों में हर रोज देखना चाहता हूँ। अभिनव की जान की भीख मांगने के लिए वह लोग मेरे पास ही आए थे। उस इंसान के पास जिसने उनके बेटे को मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं अभिनव को ऐसे ही छोड़ दिया है? उसकी बातें सुनकर चिराग का मुंह बन जाता है और साथ ही साथ उसे अपने दिल में दहशत का एहसास भी हो रहा था। कपूर मैंशन। शाम का समय हो रहा था। नंदिनी अकेली एक बेंच पर बैठे डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ देखी जा सकती थी। तभी अचानक से कोई पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। जैसे ही नंदिनी को यह महसूस होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि यह कौन है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, इसका टच हमें हमेशा महसूस होता है कि हाँ, यह वही है। जैसे ही नंदिनी को यह महसूस होता है, वह तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने प्यार से मुस्कुराता हुआ चिराग का चेहरा दिखाई देता है। चिराग के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। आखिर वह भी तो नंदिनी को बहुत दिनों बाद देख रहा था। नंदिनी जल्दी से खड़ी होती है और चिराग को कस के गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, चिराग की एक हल्की सी आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर नंदिनी जल्दी से उससे अलग होती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ है? तुम्हें कहीं पर चोट आई है? अब जाकर नंदिनी का ध्यान चिराग पर जाता है कि उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी और उसके साथ साथ उसके हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी। नंदिनी जैसे ही ये देखी है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम बिजनेस ट्रिप के लिए गई थी या फिर जंग लड़ने के लिए गए थे? क्या हुआ है, सच सच बताओ मुझे। चिराग की बोलती बंद हो जाती है नंदिनी की बात सुनकर। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे नंदिनी की चिंता प्लस धमकी पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वही नंदिनी जब यह महसूस करती है कि वह कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसकी निगाह चिराग की पहली हुई वाइट कलर की शर्ट पर जाती है, जहां पर उसे थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने लगती है। घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। नंदिनी सीधा उसे चुरा के कमरे में लेकर जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वही चिराग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वह उसे यहाँ कमरे में क्यों लेकर आ गई है। वह काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा था। चिराग अभी नंदिनी से कुछ कहता उससे पहले ही उसे नंदिनी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या उसने अभी अभी जो कुछ भी सुना था वह सच में नंदिनी नहीं कहा था? उसके कान ठीक तो है ना? हालांकि उसे चोट आई हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी। अपनी शर्ट उतारो। नंदिनी जैसे ही चिराग से यह कहती है, चिराग ये सुनकर तुरंत भी पीछे हट जाता है और अपने हाथों को जल्दी से अपनी छाती पर रख लेता है, जैसे कि नंदिनी कोई लड़की ना होकर कोई गुंडा हो जो कि उसकी इज्जत लूटने के लिए यहाँ पर उसे लेकर आई है। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? माना कि अभी शादी होने वाली है, लेकिन अभी हमारी शादी हुई नहीं है। शादी की तो क्या, अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है। तुम ये कैसी बेशर्म वाली बातें कर रही हो? उसकी ऐसी बचकानी बातें सुनकर नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी चिराग का मुंह तोड़ दे। लेकिन अफसोस कि वह ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि पहले से ही चिराग को काफी चोटें आई हुई थी। जब नंदिनी यह महसूस करती है कि चिराग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानने वाला है, तो वह आगे बढ़ती है, जिसे देखकर चिराग 2 कदम और पीछे ले लेता है।
ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था और वह जल्दी से चिराग की शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और उसे धक्का देकर बैग पर गिरा देती है, जिसे महसूस करके चिराग एकदम से ही हैरान रह जाता है। चिराग जल्दी से बिस्तर पर से खड़े होकर वहां से जाने को होता है, लेकिन उससे पहले नंदिनी वहां पर आ जाती है और उसे एक बार फिर से धक्का देती है, जिससे वह सीधा पलंग पर जाकर लेट जाता है। वह उठ पाता उससे पहले ही नंदिनी उसकी कमर पर जाकर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देती है। चिराग की आंखों में डर और नंदिनी की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में? फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 129। जब 129 प्यार भरी नोकझोंक। जब नंदिनी यह महसूस करती है कि चिराग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानने वाला है, तो वह आगे बढ़ती है, जिसे देखकर चिराग 2 कदम और पीछे ले लेता है। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था और वह जल्दी से चिराग की शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और उसे धक्का देकर बैग पर गिरा देती है, जिसे महसूस करके चिराग एकदम से ही हैरान रह जाता है। चिराग जल्दी से बिस्तर पर से खड़े होकर वहां से जाने को होता है, लेकिन उससे पहले नंदिनी वहां पर आ जाती है और उसे एक बार फिर से धक्का देती है, जिससे वह सीधा पलंग पर जाकर लेट जाता है। वह उठ पाता उससे पहले ही नंदिनी उसकी कमर पर जाकर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देती है। चिराग की आंखों में डर और नंदिनी की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। देखो नंदिनी, ऐसा मत करो, मैं कह रहा हूँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अब अगर तुमने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत की ना, तो मैं कसम से कह रही हूँ, मैं तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पर मुक्का मार दूंगी। और तुम मेरी इस बात पर पक्का विश्वास कर सकते हो कि मैं ऐसा जरूर करूंगी। उसकी यह बात सुनकर अब चिराग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। जब नंदिनी यह महसूस करती है कि चिराग अब पूरी तरह से शांत हो चुका है, तब वह राहत की सांस लेती है और फिर अपने हाथ आगे बढ़कर उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है। ये करते वक्त नंदिनी के हाथ थोड़े कांप रहे थे। आज से पहले उसने कभी इतनी ज्यादा डेयरिंग वाली चीज नहीं की थी, लेकिन ये चिराग था कि उसे अपनी चोट देख ही नहीं रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे यह रास्ता अपनाना पड़ा था। वही चिराग जब नंदिनी की सुंदर पतली कोमल उंगलियों को अपनी छाती पर चलते हुए महसूस करता है, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में नंदिनी चिराग की शर्ट को खोल देती है और जैसे ही उसके सामने चिराग की चोट दिखाई देती है, उसके दिल में बहुत तेज दर्द होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज से पहले उसने जब चिराग से बात की थी तब उसने उससे कहा था कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उसकी हालात ऐसे कैसे हो सकती थी? मतलब उसने उसे झूठ कहा था। साथ ही साथ उसे जो चोट लगी थी वह काफी ज्यादा गहरी थी, इतनी कि उसने उसे गले लगाया था तो उसे ही उसकी चोट से खून निकलने लगा था। यह महसूस करके नंदिनी को यह अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी थी कि उसे जो चोट लगी है वह काफी ज्यादा गहरी और भयानक होगी। ये सोचकर ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे कहा था ना कि मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं और मेरा दिल बहुत डर रहा है। जब मैं तुमसे बात की थी तब तुम्हें चोट लगी थी ना? उसके सवाल सुनकर चिराग को भी बुरा लगता है और वह अपनी पलकों को नीचे झुका लेता है। उसकी आंखों में आए हुए आंसू को देखकर चिराग को अच्छा नहीं लगता है और वह बोलता है, इसलिए ही मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत परेशान हो जाओगी। अभी तो मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन तब तो मैं वहाँ पर था भी नहीं। उसकी यह बात सुनकर नंदिनी को उसे पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसको करने वाली होती है और उसके लिए अपना मुक्का भी बना लेती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ पर मारे।
चिराग जब उसकी ऐसी क्यूट सी हरकतें देखा है तो उसे बहुत हंसी आ रही थी, जिसे देखकर नंदिनी को गुस्सा आता है और तभी वह अपनी मुट्ठी को खोल लेती है और उसके काले घने बालों को जोर से पकड़ लेती है। चिराग जो कि पहले हंस रहा था अब उसे दर्द होता है और वह बोलता है, अरे नंदिनी, यह क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारी कैसी फिक्र है जो मुझे ही चोट पहुंचा रही है? इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं, जब तक मैं ठीक हो जाता उसके बाद आता तो ज्यादा अच्छा रहता। मुझे क्या पता था कि मेरे आने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। एक तो मुझे पहले ही दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। हे भगवान, कैसी गर्लफ्रेंड दी है आपने मुझे। मेरा ख्याल रखने की वजह ये तो मुझे मार रही है। उसकी ऐसी बचकानी और बेवकूफ़ वाली बातें सुनकर नंदिनी, जिसकी आंखों में आंसू थे, वह एकदम से हंसने लगती है। वही जब चिराग नंदिनी को हंसते हुए देखा है तो वह भी मुस्कुरा देता है। तभी अचानक से नंदिनी को कुछ महसूस होता है और जैसे ही उसे यह समझ में आता है कि यह क्या है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका शरीर पूरा कड़क हो जाता है। उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल था और उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। क्या लगता है आपको आखिर क्या हुआ है नंदिनी को? अचानक से वह इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है? फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी रही है, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 130। 130 अर्जुन की हरकत। उसकी ऐसी बचकानी और बेवकूफ़ वाली बातें सुनकर नंदिनी, जिसकी आंखों में आंसू थे, वह एकदम से हंसने लगती है। वही जब चिराग नंदिनी को हंसते हुए देखा है तो वह भी मुस्कुरा देता है। तभी अचानक से नंदिनी को कुछ महसूस होता है और जैसे ही उसे यह समझ में आता है कि यह क्या है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका शरीर पूरा कड़क हो जाता है। उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल था और उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जब चिराग को यह महसूस होता है वह तुरंत ही नंदिनी को अपने ऊपर से हटता है और जल्दी से बाथरूम में भागकर चला जाता है। इस इंसिडेंट से नंदिनी भी हैरान रह जाती है और वह भी जल्दी से उसके रूम से निकलकर बाहर चली जाती है। सेंट्रल जेल। आखिरकार हम बाहर निकल ही आए। ये तो अच्छा हुआ कि हमने ज्यादा सबूत नहीं छोड़े थे, वरना हम कभी भी इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकते थे। एक जिसकी उम्र 40-45 साल की थी, उसने एक साधारण सी दिखने वाली शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वह अपने बगल में खड़े हुए 50 से 55 साल के इंसान की तरफ देखते हुए ये बोलती है, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमारा हमदर्द कौन आ गया है, क्योंकि इतनी जल्दी तो हमें जेल से छुटकारा नहीं मिल सकता था। तो आखिर कौन हमारा मददगार पैदा हो गया है जिसने हमारी मदद की है? उसे आदमी की बात सुनकर उसे औरत के चेहरे पर कंफ्यूज वाले लिख जाते हैं। वह बोलती है, छोड़ो ना सतीश, इससे हमें क्या करना है? वैसे भी जेलर साहब ने बताया था कि उसे आदमी ने मना कर दिया है अपनी पहचान बताने से, लेकिन जिस हिसाब से उसने हमारी मदद किया वह उसे तो यही लगता है कि वह भी हमारी तरह ही कमीना होगा। जिस इंसान ने हमारी मदद की है वह अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब उसकी ज़रूरत होगी तब वह हमारे पास मदद मांगने के लिए ज़रूर आएगा, और जब तक वह हमारे पास नहीं आ जाता है तब तक हमें थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। अपनी वाइफ की बात सुनकर सतीश भी सहमत हो जाता है और वह बोलता है, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन अब बस प्रॉब्लम ये है कि हम जाएं कहाँ पर, क्योंकि आयशा तो अब हमें किसी भी हालत में अपने घर में जगह नहीं देगी, और वह लड़की जिसको हमने गोद लिया था यानी कि आयशा की छोटी बहन, उसे तो पहले ही बेच दिया है। कितना अच्छा होता अगर आयशा को कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता तो, कि हमने उसके माँ बाप को जान से मरवा दिया था, तो आज उसकी सारी दौलत हमारी होती। लेकिन कोई बात नहीं है, वह लड़की इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि अगर हम उसे यह बताएंगे कि हमने ऐसा नहीं किया है तो वह हमारी बात ज़रूर मान जाएगी। वैसे भी वह उसकी बेस्ट फ्रेंड त्रिशा, वह उसकी बात बहुत ज़्यादा मानती है।
एक काम करते हैं, हम उसके पास ही चलते हैं। अभी के लिए हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं है, तो वहीं पर जाना ही बेस्ट रहेगा। सतीश की बात सुनकर उसकी वाइफ भी सहमत हो जाती है और वह दोनों ही त्रिशा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कपूर मेंशन। रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन अभी तक अर्जुन घर पर नहीं आया था। वही आयशा जब से पंडित जी से मिलकर आई थी, तब से उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था कि आखिरकार उसके पास कौन सी शक्तियां हैं जिससे वह उसका सामना कर सकती है। यही सोच सोच कर आयशा का दिमाग पता जा रहा था। फिर वह जल्दी से बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है ताकि वह अपने आप को शांत कर सके। थोड़ी ही देर में वह नहाकर बाहर निकलती है। इस वक्त उसने एक रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रही थी। अपने बालों को उसने जुड़ा बनाया हुआ था। उसकी खूबसूरत काले बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। अभी अभी नहाए होने की वजह से उसका जो सफेद बर्फ जैसा बदन था वह थोड़ा गुलाबी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा सेडक्टिव और हॉट दिखाई दे रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और अर्जुन अंदर आता है। अर्जुन, जिसने फुल ब्लैक कलर के आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी आंखें आयशा की खूबसूरती पर जाकर टिक जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें जो पहले से ही लाल थी वह एकदम से लाल हो जाती है। आयशा जब अर्जुन की ऐसी हालत देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसे क्या हो गया है और वह इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है जैसे कि वह नशे में हो। वह कुछ समझ पाती या कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन एकदम से चलते हुए उसके पास आता है और उसे दीवार से सटा देता है। वही आयशा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अर्जुन को क्या हो गया है, वह इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है और उसका शरीर इस तरह से जल क्यों रहा है। आखिर क्या हुआ है अर्जुन को? आखिर कौन है जिसने सतीश और उसकी वाइफ की मदद की है? फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी रही है, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। Reborn to Love My Devil Husband Episode 131। च 131 आई एम सॉरी जान। अर्जुन, जिसने फुल ब्लैक कलर के आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी आंखें आयशा की खूबसूरती पर जाकर टिक जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें जो पहले से ही लाल थी वह एकदम से लाल हो जाती है। आयशा जब अर्जुन की ऐसी हालत देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसे क्या हो गया है और वह इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है जैसे कि वह नशे में हो। वह कुछ समझ पाती या कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन एकदम से चलते हुए उसके पास आता है और उसे दीवार से सटा देता है। वही आयशा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अर्जुन को क्या हो गया है, वह इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है और उसका शरीर इस तरह से जल क्यों रहा है। लेकिन आयशा को अर्जुन को कुछ भी कहने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि वह कुछ कहती या करती उससे पहले ही अर्जुन उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। अर्जुन उसे बहुत ही ज्यादा रफली और पैशनेटली किस कर रहा था। एक्चुअली वह उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसे बाइट कर रहा था। आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा कर क्यों रहा है। अर्जुन आयशा को किस करते हुए ही उसने जो नाइटी पहनी हुई थी उसे निकाल कर फेंक देता है और वह उसकी कॉलर बोल और साथ में उसके गर्दन पर किस और बाइट दोनों कर रहा था। अर्जुन आयशा को किस करते हुए ही उसने जो नाइटी पहनी हुई थी उसे निकाल कर फेंक देता है और वह उसकी कॉलर बोल और साथ में उसके गर्दन पर किस और बाइट दोनों कर रहा था। आयशा इस एहसास से वाकिफ थी और उसे पता था कि इस बार अर्जुन को क्या हुआ है, लेकिन अब उसे बस ये पता लगाना था कि आखिरकार अर्जुन के साथ ये किया किसने है। आयशा इस एहसास से वाकिफ थी और उसे पता था कि इस बार अर्जुन को क्या हुआ है, लेकिन अब उसे बस ये पता लगाना था कि आखिरकार अर्जुन के साथ ये किया किसने है। लेकिन इस वक्त उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था अर्जुन को शांत करना। आयशा इस वक्त सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में ही थी।
अर्जुन उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है और अपना कोट निकालकर साइड में फेंक देता है। उसके बाद जो उसने शर्ट पहनी हुई थी उसे भी निकाल कर फेंक देता है। थोड़ी ही देर में वह एक बार फिर से आयशा के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करके बहुत ही ज्यादा पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। आयशा भी समझ चुकी थी कि अब अर्जुन को रोक नहीं जा सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके वह भी अपने हाथों को उसके शरीर पर चलाने लगती है ताकि वह उसे शांत कर सके। उसका यह आइडिया कम कर भी जाता है। अर्जुन जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा रफ और एग्रेसिव था वह धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। अर्जुन सर अपने और आयशा के बचे हुए कपड़ों को भी साइड में फेंक देता है और एक बार फिर से आयशा के साथ इंटीमेट होने लगता है। आयशा और अर्जुन का ये पैशनेट लव तकरीबन रात के 3 बजे तक चलता है। आयशा इस बीच बहुत ज्यादा थक चुकी थी कि वह पहले ही सो चुकी थी। जब अर्जुन शांत हो जाता है तब वह अपने बगल में सोई हुई लड़की को देखता है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके शरीर के हर एक हिस्से पर नीले और लाल निशान बने हुए थे और वह जानता था कि यह निशान किसने बनाए हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। मैं तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है ना। जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब जो मैं करूँगा उसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। मैंने कहा था तुमसे कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरे पेशेंट लेवल को चलेंगे करना था ना। मैं लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन उन लड़कियों की जो कि इज्जत के लायक होती है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब तुम वह भुगतोगी जो कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जस्ट वेट और वॉच के अर्जुन कपूर क्या करता है। इतना कहने के बाद अर्जुन आयशा को अपनी बाहों में उठता है और उसके बाद उसे बाथरूम में लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में हो आशा को वापस लेकर आता है। इस वक्त आयशा के बाल और उसका शरीर पूरी तरह से गिला था। अर्जुन धीरे से आयशा को बिस्तर पर लेट आता है। उसके बाद साइड में रखे हुए ड्रॉवर वैसे ऑइंटमेंट की एक ट्यूब निकलता है और उसी ट्यूब को आयशा की बॉडी पर लगे हुए निशाने पर लगने लगता है। थोड़ी ही देर में वह उसके सारे भागों पर ऑइंटमेंट लगा देता है। उसके बाद वह उसकी बगल में लेटकर उसे अपने ऊपर ले लेता है। आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वह एक बार फिर से आयशा को अपने सीने से लगता है और उसे कस के पकड़ लेता है, जैसे कि अगर उसने उसे छोड़ा तो कोई उसे उससे छीन कर ले जाएगा। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और वह बस सामने की तरफ देख रहा था। आखिर कौन है वह लड़की जिसने अर्जुन के साथ गलत करने की कोशिश की थी? क्या करने वाला है अर्जुन उसके साथ? कैसे लगा अर्जुन उस लड़की से अपना बदला? फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी रही है, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 131। जब 131 आई एम सॉरी जान। अर्जुन, जिसने फुल ब्लैक कलर के आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था, जैसे ही वह अंदर आता है उसकी आंखें आयशा की खूबसूरती पर जाकर टिक जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें जो पहले से ही लाल थी वह एकदम से लाल हो जाती है। आयशा जब अर्जुन की ऐसी हालत देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसे क्या हो गया है और वह इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है जैसे कि वह नशे में हो। वह कुछ समझ पाती या कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन एकदम से चलते हुए उसके पास आता है और उसे दीवार से सटा देता है। वही आयशा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अर्जुन को क्या हो गया है, वह इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है और उसका शरीर इस तरह से जल क्यों रहा है। लेकिन आयशा को अर्जुन को कुछ भी कहने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि वह कुछ कहती या करती उससे पहले ही अर्जुन उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है। अर्जुन उसे बहुत ही ज़्यादा रफली और पैशनेटली किस कर रहा था। एक्चुअली वह उसे किस नहीं कर रहा था बल्कि वह उसे बाइट कर रहा था। आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा कर क्यों रहा है।
अर्जुन आयशा को किस करते हुए ही उसने जो नाइटी पहनी हुई थी उसे निकाल कर फेंक देता है और वो उसकी कॉलर बोल और साथ में उसके गर्दन पर किस और बाइट दोनों कर रहा था। आयशा इस एहसास से वाकिफ थी और उसे पता था कि इस बार अर्जुन को क्या हुआ है, लेकिन अब उसे बस ये पता लगाना था कि आखिरकार अर्जुन के साथ ही किया किसने है। लेकिन इस वक्त उसका सबसे ज्यादा जरूरी काम था अर्जुन को शांत करना। आयशा इस वक्त सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में ही थी। अर्जुन उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है और अपना कोट निकालकर साइड में फेंक देता है। उसके बाद जो उसने शर्ट पहनी हुई थी उसे भी निकाल कर फेंक देता है। थोड़ी ही देर में वह एक बार फिर से आयशा के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करके बहुत ही ज्यादा पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। आयशा भी समझ चुकी थी कि अब अर्जुन को रोक नहीं जा सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके वह भी अपने हाथों को उसके शरीर पर चलाने लगती है ताकि वह उसे शांत कर सके। उसका यह आइडिया कम कर भी जाता है। अर्जुन जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा रफ और एग्रेसिव था वह धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। अर्जुन सर अपने और आयशा के बचे हुए कपड़ों को भी साइड में फेंक देता है और एक बार फिर से आयशा के साथ इंटीमेट होने लगता है। आयशा और अर्जुन का ये पैशनेट लव तकरीबन रात के 3 बजे तक चलता है। आयशा इस बीच बहुत ज्यादा थक चुकी थी कि वह पहले ही सो चुकी थी। जब अर्जुन शांत हो जाता है तब वह अपने बगल में सोई हुई लड़की को देखता है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके शरीर के हर एक हिस्से पर नीले और लाल निशान बने हुए थे और वह जानता था कि यह निशान किसने बनाए हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। मैं तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है ना। जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब जो मैं करूँगा उसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। मैंने कहा था तुमसे कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरे पेशेंट लेवल को चलेंगे करना था ना। मैं लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन उन लड़कियों की जो कि इज्जत के लायक होती है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब तुम वह भुगतोगी जो कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जस्ट वेट और वॉच के अर्जुन कपूर क्या करता है। इतना कहने के बाद अर्जुन आयशा को अपनी बाहों में उठता है और उसके बाद उसे बाथरूम में लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में हो आशा को वापस लेकर आता है। इस वक्त आयशा के बाल और उसका शरीर पूरी तरह से गिला था। अर्जुन धीरे से आयशा को बिस्तर पर लेट आता है। उसके बाद साइड में रखे हुए ड्रॉवर वैसे ऑइंटमेंट की एक ट्यूब निकलता है और उसी ट्यूब को आयशा की बॉडी पर लगे हुए निशाने पर लगने लगता है। थोड़ी ही देर में वह उसके सारे भागों पर ऑइंटमेंट लगा देता है। उसके बाद वह उसकी बगल में लेटकर उसे अपने ऊपर ले लेता है। आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वह एक बार फिर से आयशा को अपने सीने से लगता है और उसे कस के पकड़ लेता है, जैसे कि अगर उसने उसे छोड़ा तो कोई उसे उससे छीन कर ले जाएगा। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और वह बस सामने की तरफ देख रहा था। आखिर कौन है वह लड़की जिसने अर्जुन के साथ गलत करने की कोशिश की थी? क्या करने वाला है अर्जुन उसके साथ? कैसे लगा अर्जुन उस लड़की से अपना बदला? फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी रही है, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 133। जब 133 इसका शौक में पूरा कर देता हूँ। बेटा कुछ ऐसा मत कर देना जिससे हम मुसीबत में पड़ जाए। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ उसे मिलवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन कोई बात नहीं है। कशिश अपने पापा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वह वहां से उसे दिशा में चली जाती है जहां पर अर्जुन बैठा हुआ था। लगभग आधे घंटे बाद वहां पर सबको एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर पार्टी में आए हुए हर एक इंसान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह सामने चल रहे उस नज़ारे को देखते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है।
वही मिस्टर मेहता किसी से बात कर रहे थे और अचानक से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह हैरान रह जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है। वही मिस्टर मेहता किसी से बात कर रहे थे और अचानक से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह हैरान रह जाते हैं और वह जल्दी से भागते हुए वहां पर जाते हैं जहां पर उनकी बेटी को बालों से पकड़कर रखा हुआ था। रणविजय वहां पर अपनी कोल्ड नजरों से उसे देख रहा था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस लड़की को अभी के अभी यहाँ पर जान से मार देना चाहता हो। उसकी आंखों से ठंडक और कोल्डनेस निकल रही थी। कशिश के पापा मिस्टर मेहता जल्दी से अपनी बेटी के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं उनकी आंखों में डर दिखाई देने लगता है। उनकी बेटी जो थोड़ी देर खिले हुए फूल की तरह लग रही थी, अब ऐसा लग रहा था उसे फूल को तोड़कर मसलकर एक साइड में फेंक दिया गया है, जिसकी कोई औकात नहीं है। किसी अनहोनी की डर से उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह अर्जुन की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, मिस्टर कपूर प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। मैं जानता हूँ उसने गलती कर दी होगी, लेकिन प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। माफ कर दीजिए उसे, माफ कर दीजिए। अर्जुन अपनी इस ठंडी और गुस्से भरी आंखों से मिस्टर मेहता की तरफ देखा है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, अगर इसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था तो तुम्हें इस बताना चाहिए था। अब जब गलती कर दी है तो उसकी सजा भी मिलेगी ही। उसके बाद अर्जुन अपने बगल में खड़े हुए बॉडीगार्ड को एक नज़र देखता है, जिसे देखकर वह बॉडीगार्ड समझ जाता है कि अर्जुन क्या चाहता है। थोड़ी ही देर में जो जगह पहले लोगों से भरी हुई थी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वहां का जो माहौल था वह पूरी तरह से दहशत से भर चुका था। अगर कोई सुई की गिरती तो उसकी भी आवाज वहां पर सुनाई दे सकती थी। अब वहां पर मिस्टर मेहता, उनकी बेटी अर्जुन और साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड मौजूद थे, जिन्होंने उस जगह को पूरी तरह से घिरा हुआ था। कशिश जो पहले बहुत ज्यादा घमंड से भरी हुई थी अब वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। रोने की वजह से उसका जो पहले मेकअप था, जिससे वह काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, मेकअप धुल जाने की वजह से और रोने की वजह से उसका काजल और उसका मेकअप पूरा उसके चेहरे पर फैल चुका था, जिससे वह देखने में काफी ज्यादा भयानक दिख रही थी। वह अपने आप को छुपाना चाहती थी और वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक बॉडीगार्ड ने उसके बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया हुआ था। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और अर्जुन एक राजा की तरह बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था। वह अपनी जलती हुई निगाहों से कशिश की तरफ देखा है और फिर मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस्टर मेहता, आप खुद अपनी बेटी की जान लेना चाहेंगे या फिर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपकी मदद करूं? जैसे ही मिस्टर मेहता अर्जुन की यह बात सुनते हैं वह अंदर तक कांप जाते हैं। वही कशिश भी उसकी यह बात सुनकर एकदम से हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगता है। मिस्टर मेहता जो पहले से ही परेशान थे, अचानक से पैनिक हो जाते हैं और वह गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बोलते हैं, अर्जुन सर, आखिरकार कशिश ने किया क्या है? आप उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मिस्टर मेहता ने आज तक अर्जुन की बेरहमी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उन्होंने कभी भी यह सब देखा नहीं था और न ही कभी महसूस किया था। लेकिन आज आखिरकार उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो ही गया था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि यह मौका उन्हें तब प्राप्त हुआ था जब ये बेरहमी किसी और के साथ नहीं बल्कि उनके साथ ही हो रही थी। अर्जुन जब मिस्टर मेहता का सवाल सुनता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल्स मुस्कान आ जाती है और वह कशिश की तरफ देखता है। कशिश जैसे ही अर्जुन की ठंडी और खतरनाक नजरों को अपने ऊपर महसूस करती है, वह एकदम से 2 कदम पीछे ले लेती है, लेकिन अफसोस कि वह ऐसा कर नहीं पाती है, क्योंकि बॉडीगार्ड ने पहले से ही उसके बालों को कसकर पकड़ हुआ था। तुम खुद बताओ कि अपने आप को अपनी करतूत या फिर। उसकी यह बात सुनकर कशिश अंदर तक कांप जाती है और वह जल्दी से लड़खड़ाते हुए बोलती है,
आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन अपने गले को सहलाने लगता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर कशिश और भी ज्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से अपने पापा की तरफ देखती और रोते हुए बोलती है, पापा आपने कहा था ना कि मिस्टर कपूर कितने ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं लालच में आ गई थी और मैंने इन्हें ड्रग दे दिया था। प्लीज उनसे कहिए ना, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी उनकी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर मिस्टर मेहता हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी मासूम से दिखने वाली यह बेटी इतनी ज्यादा बेशर्म हो सकती है। हाँ, वह अपनी बेटी को यहाँ पर अर्जुन से मिलवाने के लिए लेकर आए थे और वह खुद भी चाहते थे कि अर्जुन की शादी उनकी बेटी से हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी अर्जुन के साथ खेल खेलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इसका अंजाम क्या हो सकता था वह अच्छे से जानते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी ने इस तरह की हरकत की है, लेकिन अभी ना चाहते हुए भी उसे अपनी बेटी का साथ देना ही होगा, वरना ये बेरहम इंसान उसकी बेटी को जान से मार देगा। अर्जुन सर, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वह नादान है, उससे गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए, उसकी बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मिस्टर मेहता की बात सुनकर अर्जुन किसी राक्षस की तरह हंसने लगता है और वह बोलता है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुमने कहा है इसलिए मुझे तुम्हारी इस घटिया बेटी को माफ कर देना चाहिए। बहुत शौक है ना इसे दूसरों को ड्रग देकर उनके साथ सोने का। ठीक है, तो फिर आज इसका शौक मैं पूरा कर देता हूँ। इतना बोलकर वह एक नज़र अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। जैसे ही बॉडीगार्ड ये देखता है वह तुरंत ही कशिश की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब कशिश यह महसूस करती है तो वह रोने लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन उसके रोने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बॉडीगार्ड जो कि कशिश की तरफ आ रहा था अचानक से अपने पेट की जेब में से एक पुलिया निकलता है, जिसे देखकर कशिश की आंखें एकदम से फैल जाती है और वह जल्दी जल्दी अपना सर में हिलने लगती है। उस बुढ़िया को देखकर मिस्टर मेहता भी एकदम से डर जाते हैं और वह रोते हुए बोलते हैं, नहीं अर्जुन सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, बर्बाद हो जाएगी, यह माफ कर दीजिए इसे। अर्जुन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वह बॉडीगार्ड जो कि कशिश के पास पहुंचा था वह उसे पुड़िया को खोलकर पूरा का पूरा उसके मुंह के अंदर डाल देता है। कशिश रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन जब ये देखा है तो उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वह अपनी जगह से खड़ा होता है। अब तक उसके ऊपर भी नशा होने लगा था। वह अपनी आदमियों की तरफ देखा है और बोलता है, इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देना और याद रहे कि यह मिस्टर मेहता उसके पास ना जा पाए। मिस्टर मेहता, आपका और हमारा अच्छा रिलेशन है, इसलिए मैंने आपकी बेटी को जिंदा छोड़ दिया है। अब आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को झुकाला नहीं सकता था, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। इतना कहने के साथ ही अर्जुन वहां से चला जाता है। कशिश को जो ड्रग दिया गया था वह काफी ज्यादा हैवी डोज था, जिसकी वजह से वह थोड़ी ही देर में नशे में होने लगती है और उसका शरीर और चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगता है। वह अपने हाथों से ही अपने कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। बॉडीगार्ड इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उठाकर उसे लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मिस्टर मेहता अभी रोते हुए वही फर्श पर बैठे हुए थे। वह जानते थे कि अर्जुन ने उनकी बेटी को जान से न मारकर पहले से ही बहुत उपकार कर दिया है। अगर उन्होंने उसे ज्यादा गुस्सा दिला दिया तो फिर हो सकता है कि वह उनके पूरे परिवार को ही जान से मार दे। फ्लैशबैक ओवर। अर्जुन पूरी रात आयशा को अपनी बाहों में भरकर सामने लगे लैंप को देखता रहता है। उसका ध्यान तक टूटा है जब आयशा उसकी बाहों में कसमसाने आने लगती है। यह महसूस होते हैं उसका जो गुस्सा थोड़ी देर पहले बढ़ गया था वह अचानक से शांत हो जाता है और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है।
आयशा जो कि अर्जुन से चिपक कर सोई हुई थी वह और भी ज्यादा अपना कर उसकी छाती में छुपा लेती है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी रही है, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 134। जब 134 नाराज बीवी। बॉडीगार्ड इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उठाकर उसे लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मिस्टर मेहता अभी रोते हुए वही फर्श पर बैठे हुए थे। वह जानते थे कि अर्जुन ने उनकी बेटी को जान से न मार कर पहले से ही बहुत उपकार कर दिया है। अगर उन्होंने उसे ज्यादा गुस्सा दिला दिया तो फिर हो सकता है कि वह उनके पूरे परिवार को ही जान से मार दे। फ्लैशबैक ओवर। अर्जुन पूरी रात आयशा को अपनी बाहों में भरकर सामने लगे लैंप को देखता रहता है। उसका ध्यान तक टूटा है जब आयशा उसकी बाहों में कसमसाने आने लगती है। यह महसूस होते हैं उसका जो गुस्सा थोड़ी देर पहले बढ़ गया था वह अचानक से शांत हो जाता है और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आयशा जो कि अर्जुन से चिपक कर सोई हुई थी वह और भी ज्यादा अपना कर उसकी छाती में छुपा लेती है, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह एक बार फिर से उसके माथे पर किस करता है और फिर उठकर जिम की तरफ चला जाता है, लेकिन उससे पहले उसे अच्छे से ढक कर सुला देता है। कल रात उसने सच में बहुत ज्यादा अपनी वाइफ को परेशान कर दिया था। मुंबई के एक फेमस और लग्जरियस विला में एक लड़की आराम से लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और सामने चल रही टीवी को देख रही थी, लेकिन उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि टीवी में क्या चल रहा है, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। तभी गेट से एक लग्जरियस महंगी ब्लैक कलर की कार घर में एंटर करती है और उसमें से एक लड़का निकलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग था। वह जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है इधर उधर नजर घुमा कर देता है तो वहां पर जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे सबको वहां से जाने का इशारा कर देता है, जिसे देखकर वह सब लोग डर जाते हैं और तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। वह लड़का फिर धीरे कदमों से चलते हुए सोफे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह लड़की जो कि टीवी देख रही थी उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती है। तभी अचानक से कोई उसका सर पीछे की ओर घुमाता है जिससे वह एकदम से घबरा जाती है और उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वह कुछ देख पाती या फिर कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके होठों को किसी के साथ होठों ने अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। अनु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह हाथ पैर मारकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस कि उसकी ताकत अल्पेश की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे जाना पहचाना एहसास महसूस होता है, उसकी आंखों में जो हैरानी थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है और वह अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को चलते हुए अल्पेश को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद जब अल्पेश को यह एहसास होता है कि उसकी किसकी वजह से अब अनु का दाम घटने वाला है, तब जाकर वह अनु को अपनी बाहों से फ्री करता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अल्पेश की आंखों में अनु के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। तो आ गई आपको मेरी याद? यह अभी भी 15-20 दिन और लगाने से आपको यहाँ पर आने में। पता है मुझे अकेले रहने में कितना डर लगता है, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, मुझे नहीं करनी आपसे कुछ बात, और मेरे पास भी मत आना। इतना बोलकर वह उठकर तुरंत ही अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही अल्पेश जब अपनी नाराज बीवी को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दुनिया मेरे आगे खड़े होने से भी डरती है और यहाँ मुझे अपनी वाइफ से डर लग रहा है। सच ही कहते हैं लोग, एक आदमी पूरी दुनिया को अपने आगे झुका लेता है, लेकिन वह खुद अपनी बेगम के आगे झुकता है। पर अगर इसे अकेले रहने से डर लगता है तो ये बात उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? मैसेज अर्जुन भाई के घर पर छोड़कर आ जाता।
इतना कहकर वह तुरंत ही अपनी रूठी हुई सजनी को मनाने के लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब भाई उसे कौन समझाए कि भले ही वह उसे अर्जुन भाई के घर पर छोड़कर आ जाता, लेकिन वहां भी तो उसे अकेले ही सोना पड़ता। इससे अच्छा तो वह यहीं पर रह ले। थोड़ी ही देर में अल्पेश अपने रूम में पहुंच जाता है और वहां जाकर अनु के सामने खड़ा हो जाता है, जो कि बेड पर बैठी हुई थी, अपनी दोनों गालों को फुलाकर। अल्पेश ये देखा है तो वह अपने दोनों कानों को पकड़ता है और एक के बाद उठक बैठक लगने लगता है, जिसे देखकर अनु की आंखें छोटी हो जाती है और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर साइड टेबल पर रखा हुआ एक सॉफ्टवेयर उठाती है और उसे सीधा अल्पेश की छाती की तरफ निशान करके मार देती है। लेकिन ये सॉफ्ट टॉय लगने के साथ ही अल्पेश की हल्की सी चीख उस रूम में सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर अनु एकदम से हैरान रह जाती है और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर अल्पेश के पास भागकर चली जाती है। आखिर क्या हुआ है अल्पेश को? क्या अनु अपना गुस्सा बुलाकर अल्पेश को माफ कर देगी? फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी रही है, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।